हेलो फ्रेंड्स, बाय अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई और सेहत का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे होंगे। मेरा नाम योगेंद्र है और मैं यहां पर आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं DSSSB एग्जाम के लिए, DSSSB एग्जाम जो आपका होने वाला है TGT का, उसके लिए। और आज एक गुड न्यूज है, वो क्या है कि EMRS जो आपका एग्जाम बताया गया था, जब पिछला एग्जाम हुआ था 2023 वाला, जब एग्जाम हुआ था तो उन्होंने क्या बोला था, उसके बाद जो अर्जुन मुंडा सर थे उन्होंने बोला कि 20,000 वैकेंसीज और हैं जिनकी हमें क्या करनी है, रिक्रूटमेंट करनी है। तो आज एक मीटिंग होने वाली है प्रिंसिपल्स की, जिसमें वैकेंसीज के बारे में डिस्कशन होगा। तो हो सकता है शाम तक आपको कोई न्यूज मिले वैकेंसीज को लेकर, या फिर आगे आने वाले समय में आपको EMRS को लेकर भी न्यूज मिले। तो अगर आपको EMRS की तैयारी करनी है, उनके लिए भी ये वीडियोस काफी उपयोगी है। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। एक वीडियो मैं बना दूंगा EMRS के सिलेबस की, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या अंतर है, कितना पढ़ना है, कितना नहीं पढ़ना है। बाकी की पॉलिटी की जितनी भी क्लासेस बनी हैं, ये सारा आपका EMRS का ही सिलेबस है। तो याद रखना और लगे रहिए मेरे साथ। हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी NCERT 10th क्लास की पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा एक लेक्चर हो चुका था। पावर शेयरिंग चैप्टर का नाम है, और एक लेक्चर हमने देख लिया। इसमें हमने क्या देखा था, इसमें हमने देखा था श्रीलंका के बारे में, और श्रीलंका में किस तरह से सरकार ने कदम उठाए जिसकी वजह से वहां पर गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जो मैंने कल एक शब्द बोल दिया था, बोलीविया, दूसरा जो देश था बोलीविया बोल दिया था, तो बोलीविया नहीं, दूसरा देश कौन सा है, बेल्जियम है। ठीक है, तो बेल्जियम के बारे में आज हम देखेंगे, और बेल्जियम के बारे में यह जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर किस तरह की स्थिति थी और सरकार किस तरह से वहां पर निपटान कर रही थी। तो यही देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम बोलीविया का मैप देख लेते हैं। बोलीविया का ये मैप है, और यहां पर क्या है, फ्रांस है, और इस जगह पे नॉर्थ सी है। ये स्थिति है बेल्जियम की, तो ये याद रखना है। अब बेल्जियम में है क्या, जैसे आप श्रीलंका से तुलना करें, श्रीलंका का भी मैप देख लेते हैं। श्रीलंका में क्या था, पहले श्रीलंका का रिवीजन कर लेते हैं एक बार। ठीक है, श्रीलंका में, ये श्रीलंका है, और इसमें 74% जो आबादी थी वो कौन सी थी, बौद्ध धर्म की आबादी थी। और ये कौन थे, सिंहली लोग थे। ठीक है, ये सिंहली लोग थे, और जिन जो धर्म से कौन से थे, बौद्ध धर्म थे। अब दूसरी कौन सी भाषा बोलने वाले थे, तमिल भाषा बोलने वाले थे, जो 13% यहां पर और 5% यहां पर। जो 13% यहां पर हैं, ये कौन से हैं, ये भी हिंदू मुसलमान है, और 5% जो यहां पर है ये भी हिंदू मुसलमान है। लेकिन जो ये 13% है वो कौन से थे, श्रीलंकाई तमिल, श्रीलंकाई तमिल। और यहां पर हैं ये भारतीय तमिल है, भारतीय तमिल। ठीक है, तो ये भाषा बोलने, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर आपको भेदभाव देखने को मिल रहा है। क्या था यहां पर स्थिति, इस प्रकार की थी कि जो बौद्ध धर्म मतलब सिंहली भाषा बोलने वाले लोग थे, उनका साथ दिया सरकार ने, और उनके लिए ही अच्छे काम करना शुरू किया, जिससे यहां पर जातीय भेदभाव और भाषाई भेदभाव उत्पन्न हो गया, और कुछ दिन बाद गृह युद्ध की स्थिति आ गई। ये था पूरा श्रीलंका का, और श्रीलंका का पूरा हमने रिवीजन कर लिया। अब बात करते हैं कि बेल्जियम में क्या था। बेल्जियम आपको ये दिखाई दे रहा है, इसमें इस तरह से अगर दो भागों में विभाजित करें तो ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, ऊपर वाले भाग को कहते हैं फ्लेमिश लोग, फ्लेमिश, फ्लेमिश क्षेत्र है ये। और ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये बेलोन है, बेलोन। ठीक है, तो फ्लेमिश ये है, बेलोन ये है, और ये जो बचा यहां पर कुछ लोग और रह रहे हैं। अब मैं बताता हूं, जो फ्लेमिश जगह है इसमें 59% आबादी रहती है, 59% आबादी है। और ये कौन सी भाषा बोलते हैं, ये डच भाषा बोलते हैं। और जो बेलोन जगह में रह रहे हैं लोग, वो कौन सी भाषा बोलते हैं, वो फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं। और 1% जो लोग हैं इस जगह पे रह रहे हैं, आपको ब्लू कलर का ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये वाली जो जगह है इसमें कौन सी भाषा बोलने वाले हैं, जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रह रहे हैं। तो जर्मन लोगों को हम अलग कर देंगे। अभी हम उन लोगों की बात करेंगे जो डच भाषा बोलते हैं और फ्रांसीसी भाषा बोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्या है, यहां पर
जो ऊपर लोग रह रहे हैं 59% है वो डच लोग हैं, जो नीचे 40% है वो फ्रांसीसी हैं, और ये इसकी राजधानी है। राजधानी का नाम क्या है? ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स राजधानी है इसकी। और ब्रुसेल्स में कैसी स्थिति है? ब्रुसेल्स में 20% डच और 80% फ्रेंच लोग रह रहे हैं, ये स्थिति है। अब देखते हैं इसके फैक्ट के बारे में। इतना समझ गए आप? मैप से समझ गए? आपको ये मैप याद रखना है, क्योंकि इसी मैप से ही आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ज्यादा जो मैंने लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल यही सेम है। तो बात करते हैं बेल्जियम कहां पे है। बेल्जियम है यूरोप में, यूरोप का एक छोटा सा देश है, जहां मैंने बताया आपको किस जगह पे है, नॉर्थ सी के नीचे है, पास में फ्रांस है। और कौन कौन से देश हैं? नीदरलैंड है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। ये देश से सीमा लगाता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा राज्य से भी छोटा है। अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका से भी ये छोटा है, हरियाणा के बराबर था वो लगभग। और यहाँ की जो आबादी है वो हरियाणा की आधी है, मतलब 1 करोड़ है। ठीक है, 1 करोड़ आबादी है। श्रीलंका की कितनी आबादी थी? 2 करोड़ आबादी थी, वहां की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी। ये बात। अगली बात है कि जो यहां पर जो जातीय बनावट है, मतलब जो एथनिक कंपोजिशन है वो कैसा है? बहुत अलग है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। इस यहां पर किस तरह की जाति अभी हमने देख ली, फ्लेमिश लोगों के बारे में बात की, डच लोगों की बात की हमने। ठीक है, तो ये जो 59% आबादी है वो कहां रह रही है? फ्लेमिश इलाके में रह रही है। फ्लेमिश इलाका मैंने बता दिया था ऊपर वाला, और जिसमें कौन सी भाषा बोली जा रही है? डच भाषा बोली जा रही है। अगर नीचे वाले की बात करें तो वहां पर कौन सी आबादी है? 40% आबादी है, बेलोनिया क्षेत्र कहलाता है ये, और इसमें कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और शेष जगह पर मतलब 1% जो आबादी है वो क्या है? जर्मन भाषा बोलने वाले हैं। जो राजधानी ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स राजधानी हमने बताया था किस में पड़ती है? वो फ्लेमिश इलाके में पड़ती है। तो ब्रुसेल्स राजधानी है, उसमें 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, और 20% लोग हैं वो डच बोलते हैं। अब एक जो आबादी है 59% लोग बड़े हैं, मतलब ज्यादा है, आबादी में ज्यादा है, डच बोल रहे हैं, जबकि 20% लोग वही जो डच बोल रहे हैं वो राजधानी में रह रहे हैं। पूरे देश में आबादी किन की ज्यादा है? डच लोगों की ज्यादा है। लेकिन राजधानी की बात करें तो राजधानी में आबादी डच लोगों की कम है, फ्रेंच लोगों की ज्यादा है। अब समझ में आया? आगे बात करें, जो अल्पसंख्यक फ्रेंच हैं उनकी तुलना में समृद्धि बहुत है। अभी मैंने जैसे आपको मैप दिखाया था, तो इन लोगों के पास पैसा बहुत है। जो फ्रांसीसी लोग हैं 40% जो लोग हैं, और यहां पर जो 80% लोग रह रहे हैं राजधानी में फ्रेंच लोग, इनके पास पैसा बहुत है। आबादी कम है लेकिन पैसा इनके पास ज्यादा है, समृद्ध लोग हैं ये, इनके पास अच्छा खासा पैसा है। जो अल्पसंख्यक फ्रेंच लोग हैं वो कैसे हैं? समृद्ध है, मतलब पैसे वाले लोग हैं। ठीक है, इनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है, शिक्षा का लाभ मिला है इन्हें, जो डच लोगों की स्थिति है उससे काफी बेहतर है ये। इसी वजह से जो डच लोग हैं वो कह रहे हैं कि आबादी हमारी ज्यादा है लेकिन हमारा आर्थिक विकास नहीं हुआ, हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं मिली है, तो इस वजह से उनकी नाराजगी बढ़ गई। और इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। कब कॉन्फ्लिक्ट हुआ? 1950 से 1960 के दशक में। दशक का मतलब समझते हैं आप? दशक का मतलब ये होता है, जैसे मैंने अगर जो बात की आपको 1950 का दशक, ठीक है, मैं आपको लिख के बताता हूं 1950 का दशक, डेकेड। तो दशक में क्या होता है, यह बात की जाएगी 1941 से लेकर 1950 तक की। ठीक है, ये डेकेड का मतलब होता है 10 साल, पिछले 10 साल। 1950 के दशक की बात करेंगे तो 1941 से लेकर 1950 की बात हो रही है। 1960 के दशक की बात करेंगे हम तो 1951 से लेकर 1960 की बात हो रही है। अब समझ में आया दशक, डेकेड का क्या मतलब होता है? तो इसी डेकेड में 1950 और 1960 के दशक में, मतलब 20 साल का बात हो रही है, इसमें फ्रेंच और डच बोलने वाले लोगों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। और इन दोनों का जो टकराव हुआ वो ब्रुसेल्स में ज्यादा दिखाई दिया। ब्रुसेल्स में क्यों दिखाई दिया? क्योंकि एक जगह पे जहां आबादी ज्यादा थी, कुछ लोगों की आबादी ज्यादा थी, ठीक है, 59% लोग थे, वो अगर हम देखें राजधानी में वो कितने रह गए? 20% ही रह गए। और इन्हीं लोगों की नाराजगी है, जब ये लोग 80% लोगों से, मतलब जो फ्रेंच वासी थे उनसे लड़ाई करेंगे तो क्या वो 20% जीत सकते हैं? वो नहीं जीत सकते हैं। तो इनका जो रुख था वो बहुत तीखा था।
तो ये सारी समस्या थी। और ऐसी ही समस्या आपने श्रीलंका में देखी। श्रीलंका ने क्या किया था? श्रीलंका ने बहुसंख्यकों का सहयोग किया और सहयोग करने के बाद अल्पसंख्यकों को दबाने की कोशिश की, वहां गृह युद्ध हो गया। इसी तरह से बेल्जियम में भी हो सकता था। बेल्जियम में क्या करते, जो बहुसंख्यक लोग थे वो क्या करते, अपनी स्थिति को मजबूत करते, और जो अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग थे उन लोगों को वो दबाना शुरू कर देते। फ्रेंच और जर्मनी भाषा के लोग भी, जो जर्मन भाषा के लोग थे वो भी क्या थे, अल्पसंख्यक थे। वो तो 1% थे, तो उनका तो कोई मतलब ही नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो इनके बीच लड़ाइयां बढ़ सकती थी। और ऐसा संभव हो सकता था, जैसा मैंने बताया श्रीलंका की, जब आप ब्रुसेल्स ये देखेंगे पूरा, ठीक है, तो यहां पर क्या है, इस जगह पर ये बटा हुआ है ना अलग से, तो हो सकता है कि जो बेल्जियम है, इस बेल्जियम को दो भागों में विभाजित कर दिया जाए। एक देश ये बन जाए, दूसरा देश ये बन जाए, तो दो देशों में विभाजित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति भी आ सकती थी। बाद में अगर जो लड़ने लगते, डच लोग कहते और फ्रांसीसी लोग कहते कि हमें अलग कर दो भाई, अलग करने के बाद क्या किया जाता, यहां पर एक पार्टीशन डाल दिया जाता और इन्हें अलग कर दिया जाता। ऐसा श्रीलंका में तो हो ही नहीं सकता था। अगर आप श्रीलंका का मैप देखेंगे तो यहां पर एक जगह नहीं है, जो 18% लोग हैं उनमें से 13% तो यहां पर है, जो 5% है वो यहां पर है, तो इसका तो विभाजन हो ही नहीं सकता। इसी वजह से स्थिति और ज्यादा बिगड़ी थी। लेकिन यहां तो स्थिति सुधारी जा सकती थी, क्या करके, बंटवारा करके। फिर भी बेल्जियम ने क्या किया, अपनी समझदारी दिखाई, और समझदारी दिखाने के बाद उसने इस तरह के काम किए, सरकार ने इस तरह के काम किए कि बेल्जियम के टुकड़े भी नहीं हुए और वहां की स्थिति को सुधार लिया गया। गृह युद्ध जैसी स्थिति देखने को नहीं मिली। तो आखिर बेल्जियम ने किया क्या था वो देखते हैं। बेल्जियम ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने बहुसंख्यकों का सहयोग नहीं किया, लेकिन सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी क्या होती है, जैसे हमारा कोई भी एक धर्म है, उस धर्म की एक विविधता होती है, हम डाइवर्सिटी होती है, और वो दूसरे धर्म से थोड़ा सा अलगाव रखता है। उसी तरह से अगर भाषा के आधार पर हम देखें तो एक भाषाई लोग दूसरी भाषाई लोगों से थोड़े से अलग रखते हैं, अलग थलग से होते हैं। तो यही होती है विविधता, और इस विविधता को स्वीकार किया बेल्जियम की सरकार ने। 1950-60 के दशक में ये काम हो रहे थे, जबकि 1970 में ही एक काम करना शुरू किया, एक संविधान बनाया। और 1993 यहां तक, 1970 से लेकर 1993 के बीच में संविधान में 4 संशोधन किए गए, सिर्फ इस वजह से कि देश में सांस्कृतिक विविधता को बनाया जा सके और लोग एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे की स्थिति को जाने, पहचाने और साथ रहने की कोशिश करें। किसी को भी ऐसा ना लगे कि हमारे लिए सरकार काम नहीं कर रही है। श्रीलंका में तो ऐसा ही लगने लगा था, क्योंकि एक ही भाषा के लोग जाने लगे थे और सरकारी नौकरियों में उन्हें इजाफा होने लगा था एक ही भाषा के लोगों को। इसी वजह से तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ था। जो सिंहली भाषा के लोग थे वो बहुसंख्यक थे और उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात सुनी ही नहीं, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। यहां पर डच लोग, फ्रांसीसी लोग और उसके साथ साथ जो जर्मन लोग हैं वो सभी एक साथ मिलकर आ रहे हैं। तो आप देखिए कि क्या स्थिति आई। तो जो व्यवस्था की उसमें एक मॉडल बनाया गया, बेल्जियम का एक मॉडल बना। उस मॉडल को समझने की कोशिश करो कि कितना जटिल मॉडल है ये। ठीक है, वहां के लोगों को समझ में आने में बहुत दिक्कत होती होगी शुरुआत में, तो अब तो फैमिलियर हो गए होंगे। तो वहां पर क्या था कि जो कोई केंद्रीय सरकार है, ठीक है, केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार में जितने भी मंत्री होंगे, केंद्र सरकार में मंत्री होंगे, मान लीजिए 100 मंत्री हैं, ठीक है, तो जो 50 लोग होंगे वो डच होंगे और जो 50 लोग होंगे वो फ्रेंच होंगे। ठीक, बिल्कुल बराबर हैं। मंत्रियों की संख्या समान रखी गई। कहां रखी गई? केंद्र में समान रखी गई। तो केंद्र में मंत्री बराबर रहेंगे दोनों भाषाई लोगों के। इसके बाद कोई अगर कानून बनाना है तो कानून बनाने के लिए दोनों भाषा के लोग, अब जैसे 50 लोग तो यहां हो गए, 50 लोग यहां हो गए, ठीक है, ये हो गए डच, ये हो गए फ्रांसीसी, तो टोटल कितने हो गए? 100 हो गए। और अगर कोई भी एक नियम पारित करना होता है, जैसे हम अपने देश की बात करें, वहां पर अगर लोकसभा में कोई नियम पारित होता है तो वो क्या होगा? बहुमत से बनेगा। अब बहुमत क्या होता है? बहुमत होता है 100 लोगों में से अगर 51 लोग ये कह दें कि ये वाला जो नियम है उसे लागू कर दो, तो वो नियम लागू हो जाएगा। इसे ही बहुमत कहा जाएगा। तो क्या
बेल्जियम में ऐसा होता है? बेल्जियम में ऐसा नहीं होता है। बेल्जियम में जो 50 लोग डच बोलने वाले हैं और 50 लोग फ्रांसीसी बोलने वाले हैं, तो 50 में से बहुमत होना चाहिए, मतलब 26 लोग यहां से आने चाहिए और 26 लोग यहां से आने चाहिए। ऐसा नहीं कि टोटल 51 लोग होने चाहिए, टोटल 51 लोग नहीं होने चाहिए। ऐसे तो ये हो जाएगा जो डच बोलने वाले हैं वो 50 के 50 वोट दे दें और जो फ्रांसीसी बोलने वाले हैं वो 1 वोट और दे दें। 49 लोग इसके खिलाफ हैं, लेकिन 1 वोट दे दे तब भी बहुमत बन जाएगा। तो इस तरह की स्थिति को नहीं माना जाएगा। क्या होना चाहिए? जो दो अलग अलग पक्ष हैं, इन दोनों अलग अलग पक्षों में अलग अलग बहुमत होना चाहिए, तभी कोई नया कानून बन सकता है। ठीक है? इससे क्या होगा? इससे कोई भी एक समुदाय एक तरफा फैसला नहीं कर पाएगा, क्योंकि 50 लोग अगर डच होंगे या 50 लोग फ्रांसीसी होंगे, वो अगर 50 एक साथ आ जाएं और दूसरी तरफ से सिर्फ एक व्यक्ति आ जाए तो क्या हो जाएगा? एक तरफा फैसला हो जाएगा। इसी वजह से एक तरफा फैसला ना हो, ये वाला नियम बनाया गया। अब ये तो हो गई संसद की बात, मतलब पार्लियामेंट की बात हो गई, केंद्र की बात हो गई, एमपीज की बात हो गई। ठीक है? अब एमपीज के बाद जो और शक्तियां थी, उन शक्तियों को दोनों इलाकों में बांटा गया। जो राज्य की तरह काम कर रहे थे, मतलब एक जगह पे जो फ्रांसीसी रह रहे थे, एक जगह डच रह रहे थे, तो ज्यादातर शक्तियां उन क्षेत्रों को ही बांट दी गई। ठीक है? अब कैसी सरकार बन गई कि सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रही। जो शक्तियां थी, ये वाली जो शक्तियां थी, कुछ शक्तियां जैसे केंद्र सरकार तो यहां पे बन गई। अब कोई भी फैसला होना है, पूरे देश के लिए कोई फैसला होना है, तो वो तो क्या करेगी? संसद करेगी वो फैसला। अब बाकी की जो फैसले होंगे वो यहां के, इस इलाके के लोग अलग करेंगे, इस इलाके के लोग अलग करेंगे। अब समझ में आया कि जो राज्य को शक्तियां दी गई हैं वो अधिक है केंद्र से। केंद्र से शक्तियां अधिक है। बस आप देश का टुकड़े नहीं कर सकते हैं, बाकी आपके पास सारे काम करने की स्वतंत्र शक्तियां हैं। ऐसा नहीं है कि उनके लिए सरकार को, मतलब केंद्र सरकार से परमिशन की आवश्यकता हो। तो इस तरह का नहीं है बेल्जियम में। अब ये तो हो गई क्षेत्र की बात। क्षेत्र के बाद बात करें अगर ब्रुसेल्स की, मतलब राजधानी की अगर बात करें, तो राजधानी में भी अलग तरह का नियम अपनाया गया है। देखिए कितने तरह के नियम हैं यहां पर, बहुत नियम बनाए गए हैं। एक नियम बनाया गया है एक केंद्र के लिए, दूसरा नियम बनाया गया है राज्यों के लिए, और तीसरा नियम बनाया गया है राजधानी के लिए। राजधानी जो ब्रुसेल्स है उसमें दोनों समुदायों को समान प्रतिनिधित्व मिला है, मतलब इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिला है। अब ये आपको यहां पे अतिशयोक्ति दिख रही होगी, क्योंकि जो ब्रुसेल्स है, ब्रुसेल्स में 80% कौन थे? फ्रेंच भाषी थे, और 20% कौन थे? डच भाषी थे। लेकिन फिर भी 80% लोगों ने कहा कि समान प्रतिनिधित्व दो आप डच लोगों को भी। क्यों ऐसा बोला? ऐसा क्यों उनके दिमाग में आया? जो बहुसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यकों का सहयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप केंद्र की बात करें तो जहां पर एक जगह पे 59% लोग थे, 59% लोगों ने क्या कहा कि जो 40% लोग हैं उनको बराबर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अगर केंद्र की बात करें तो केंद्र में भी तो यही है ना, 59% डच लोग हैं, वो 40% फ्रांसीसियों को समान प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। वैसे ही जो 80% फ्रांसीसी लोग थे, उन्होंने 20% डच लोगों को समान प्रतिनिधित्व दिया। ये कहां पर स्थिति है? ये राजधानी में स्थिति है। यही होता है, मैंने आपको बताया कि बहुसंख्यकवाद जब आया श्रीलंका में, तो श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद को बहुत आसानी से खत्म किया जा सकता था। सरकार के हाथ में पावर इतनी नहीं होती है जब तक बहुसंख्यक समाज ये ना कहे कि अल्पसंख्यकों को भी हमें समान प्रतिनिधित्व देना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए, तब तक स्थिति को सुधारा ही नहीं जा सकता। अगर कोई देश की सरकार ऐसा करे तो वो सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, कोई अलग सरकार बन जाएगी। इसी वजह से कहा जाता है कि लोगों के हाथ में ज्यादा पावर है। अगर बहुसंख्यक चाहें तो वो अल्पसंख्यकों का सहयोग कर सकते हैं, बहुसंख्यक ऐसा नहीं चाहेंगे तो वहां पर गृह युद्ध जैसी स्थिति बन जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया जो पूरी स्थिति थी वो। इसके बाद और भी हुए। अब क्या हुआ, जो केंद्र और राज्य सरकार है उसके अलावा केंद्र सरकार हमने देख ली। हमने कौन कौन सी सरकार देख ली? देखो, एक तो हमने केंद्र की देखी, ठीक है, एक हमने देखी राज्य की सरकार, एक हमने देखी राजधानी की सरकार। राजधानी की सरकार ये तो हमारी हो गई क्षेत्र के हिसाब से सरकार। ठीक, अब यहां पर एक तीसरे प्रकार की सरकार और है जिसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जैसी कोई भी स्थिति किसी और देश में हमें देखने को नहीं मिलती है, वो सिर्फ हमें बेल्जियम में देखने को मिलती है।
तो यहां पर ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि यहां पर तीसरे स्तर की सरकार रखी गई, वो क्या है, सामुदायिक सरकार। और इस सामुदायिक सरकार का मतलब क्या है, मतलब इसके पास शक्तियां क्या है। तो पहले तो जो सामुदायिक सरकार बनी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनी, वो किसके आधार पर होगी, भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर होगी। तो सरकार का चुनाव कौन करेगा, जो फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच लोग अपनी एक सरकार बनाएंगे, उसके साथ जो डच लोग हैं वो अपनी अलग सरकार बनाएंगे। ये सामुदायिक सरकार की बात कर रहे हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, कि जो भाषा के आधार पर लोग अपनी सरकार का चुनाव करेंगे। और इनका काम क्या होगा, जो डच लोग हैं, फ्रेंच लोग हैं, जर्मन हैं, ये लोग क्या कर सकते हैं, समुदाय की सरकार को चुन सकते हैं और समुदाय की सरकार इनके उत्थान के लिए काम करेगी, शिक्षा के लिए, संस्कृति के लिए और भाषा के लिए काम करेगी। कौन काम करेगी, सामुदायिक सरकार। तो इसी पे बात करते हैं कि ये क्या किस तरह के काम करेगी, संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मामलों पर फैसले लेने का अधिकार किनका है, सामुदायिक सरकार का है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने कहा कि ये देखिए किस तरह का मॉडल है, क्या आपको दिखाई दे रहा है कि ये सांसदीय मॉडल है या फिर आपको लोकतंत्रात्मक मॉडल में इस तरह की चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। लोकतांत्रिक मॉडल में क्या है, सबको समान अधिकार है, सबको समान स्थिति में रहने का अधिकार है, समान वोट, एक वोट का एक मूल्य। क्या यहां पर इस तरह की स्थिति है, इससे भी अलग है, लोकतंत्र से भी अलग स्थिति है। इसी वजह से जो यहां पर स्थिति बनी, यहां पर दो ही कंडीशन हो सकती थी। एक तो कंडीशन ये हो सकती थी कि गृह युद्ध हो जाए, ठीक है, गृह युद्ध होने के बाद लोगों में लड़ाई होने लगे, बहुसंख्यक का राज हो जाए, अल्पसंख्यकों की तबाही होना शुरू हो जाए। दूसरी स्थिति यह हो सकती थी कि देश को दो टुकड़ों में बांट दो, जहां पर फ्रांसीसी अलग रहेंगे और डच भाषी अलग रहेंगे, यही तो हो सकता था। लेकिन इन दोनों स्थितियों से ही अलग स्थिति अपनाई बेल्जियम ने। उसने एक ऐसी स्थिति अपनाई जहां पर केंद्र सरकार में दोनों भाषाओं के लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिला, उन्हें राजधानी में दोनों भाषाओं के लोगों को समान प्रतिनिधित्व मिला। उसके बाद राज्यों को इतनी शक्ति दी गई कि वो अपने अपने क्षेत्र का विकास कर सके। और उसके बाद एक नई कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई जिसने संस्कृति, शिक्षा और भाषा के आधार पर काम किया। ये स्थिति इतनी जटिल हो गई कि शुरुआत के लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन बाद में रहने वाले लोग आदी हो गए इस चीज के, और स्थिति इतनी बेहतर हो गई कि अब जो बेल्जियम है, उस बेल्जियम की स्थिति अन्य देशों से काफी बेहतर है। और हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ही यही है कि बेल्जियम की स्थिति में बहुत अधिक सुधार है। स्थिति में सुधार हुआ इसी वजह से ब्रुसेल्स में एक मुख्यालय बना, यूनाइटेड नेशन का क्या बना, एक मुख्यालय बना। मुख्यालय कहां बना, ब्रुसेल्स में बना। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ का एक मुख्यालय बनाया गया। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पहले स्थिति ऐसी थी जहां गृह युद्ध हो सकता था, और अब स्थिति ऐसी है कि वहां पर यूरोपीय संघ का मुख्यालय बनाया गया है। अब बेल्जियम और श्रीलंका से हमें क्या क्या शिक्षा मिलती है देखने को, हमें यह दिखाई दे रहा है कि सत्ता की जो समझदारी है, मतलब जो सत्ता की साझेदारी है, पावर शेयरिंग है, वो कितनी जरूरी है। अगर हम श्रीलंका का एग्जांपल लें तो उस जगह पर गृह युद्ध हो गया, और बेल्जियम का एग्जांपल लें तो उस जगह पर इतनी अच्छी व्यवस्था लाई गई कि दोनों भाषाई लोगों की स्थिति समान हो गई और एक दूसरे से मिलजुल कर रह रहे हैं। कि ऐसी स्थिति श्रीलंका में क्यों नहीं हुई, क्योंकि बहुसंख्यक लोगों ने अल्पसंख्यकों का सहयोग नहीं किया। यही हमें देखने को मिलता है सत्ता की साझेदारी में। अगर आप पावर शेयरिंग करते हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यकों को भी साझेदारी दो। भाई अल्पसंख्यक हैं तो क्या मतलब ये नहीं है कि उनको दरकिनार कर दिया जाएगा, उनको दरकिनार नहीं कर सकते। इसी वजह से पावर शेयरिंग आवश्यक है, और उसी से ही हमारे लोकतंत्र का विकास हो सकता है। बेल्जियम के नेता क्या कर रहे हैं, अपनी भावनाओं का आदर करते हुए देश की एकता को बनाने में संभव हो पाए हैं। और ये क्यों हो पाया, पावर शेयरिंग की वजह से ही हो पाया। जबकि श्रीलंका में क्या हुआ, श्रीलंका में बहुसंख्यक समुदाय था, उसने अल्पसंख्यकों को कष्ट देना शुरू कर दिया, अल्पसंख्यकों की बात सुनना शुरू कर दिया। उन्होंने ये कहा कि जो हमारी भाषा है तमिल भाषा, उसे भी आप राष्ट्रीय भाषा बनाइए, उन्होंने ये भी बात स्वीकार नहीं की। तो इस तरह की जो स्थिति थी श्रीलंका में, इसकी वजह से ही वहां पर गृह युद्ध हुआ। तो अब आप बेल्जियम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। बाकी का इस चैप्टर में बचा जो सत्ता की साझेदारी है, उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत है। अब हम
प्योर सत्ता की साझेदारी की बात करेंगे, पावर शेयरिंग की बात करेंगे। दो एग्जांपल थे, दोनों एग्जांपल हमने देख लिए। अब बचा हमारे साथ सामने जो सत्ता की साझेदारी है उसके बारे में, तो पूरा हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं जिससे आपको याद रखने में दिक्कत ना हो। देखिए ये दो मैप है, इन दो मैप का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूं। अभी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका ले लिया होगा, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद इस मैप का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लीजिए, ठीक। अब ये दोनों मैप आपको अच्छे से याद करने हैं, दोनों मैप को अच्छे से याद करना है, ठीक है। वहां पर नहीं लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, नहीं आप कहोगे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो 59% 40%, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दोनों ले लीजिए, ये दोनों आपको याद रखने हैं, यही है आपके फैक्ट, और एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। अब आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और लेक्चर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पसंद आ रहा है तो कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए, कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो, कोई ईएमआरएस को लेके कोई डाउट हो, वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इस पर, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। शाम को मैं बना दूंगा, 3 बजे है, उसके बाद मैं आपको बना दूंगा। ओके, तो थैंक यू वेरी मच।